बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मैं अब ठीक होंगे। अभी हम फिज़िक्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 साउंड को डिस्कस करने लगे हैं। इसमें यह है कि मेरा स्लोगन यही है कि आप बहुत लंबी थ्योरीज़ को छोड़ें। जैसे आपका पेपर में आता है, अभी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो स्टूडेंट्स पूरे पंजाब के सारे बोर्ड्स के उनको मैं तैयारी करा रहा हूँ। चैप्टर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये 10 से 12 मिनट की वीडियोस हैं। ये आप इसको देखें बार बार, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, आंसर क्वेश्चन याद करें। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। आप इसमें से अगर 6 या 7 चैप्टर के 60 या 65 सवाल याद कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट्स भी बहुत आसान है। उम्मीद है आप इसके साथ तैयारी करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए हैं उनसे मेरा यही है कि आप देखें, चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए प्रिपरेशन चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। और लाइव आके भी मैथ फिज़िक्स कंप्यूटर वगैरह करवाया जा रहा है। ये लाइव में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट हो रही है। सारे जितने भी फ़िज़िक्स के अभी ये बुक है पूरी की पूरी अपलोड की जाएगी। आप 4 या 5 दिन में सारी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चे ज़्यादातर क्या होता है कि वो पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए, अमूमन इस तरह के मसाइल होते हैं। तो चलें, चैप्टर 1 के 12 क्वेश्चन थे, तो अभी चैप्टर नंबर 2 आ गया, ये जिसको आप साउंड कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10th का। उर्दू मीडियम की तैयारी चल रही है तो साथ इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम की भी चलेगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं ज़रा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में, डैट इज साउंड पैदा करने के लिए कौन सी शराइ ज़रूरी हैं। तो इसका एक ही पॉइंट है वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी आवाज़ किसी जिस्म की वाइब्रेट करने से पैदा होती है या वाइब्रेशन से पैदा होती है। अजसाम की वाइब्रेशन की वजह से इर्द गिर्द में मौजूद हवा भी वाइब्रेट करती है। तो ठीक है, तो वाइब्रेशन हवा में आवाज़ की इशात पैदा करती है। तो अब ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यहाँ तक भी काफ़ी है। और अगर आप आगे भी कर देते हैं तो डेट्स इट, इट्स गुड। तो 11.2 पे आ जाएं तो ये क्वेश्चन है, साउंड की स्पीड पर मीडियम किस तरह से अंदाज होता है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए डियर स्टूडेंट्स के मीडियम क्या होता है। मीडियम वो जगह है जहाँ से आवाज़ या कोई जो है वो साउंड जाती है आगे, ठीक है, जिस पे ट्रैवल करके जाती है किसी तार पे या हवा में। तो हर मीडियम की एक डेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो कहता है डेंसिटी किस तरह से अंदाज होती है, यानी डेंसर है। जैसे डेंसिटी इस तरह समझें कि जैसे मेरे पास पानी है तो पानी में मैं शुगर भी मिला देता हूँ, नमक भी मिला देता हूँ तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी तरह हवा और दूसरे मीडियम की भी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे ठोस है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हवा है तो उसकी कम होगी। तो इसका जवाब ये है कि हर मीडियम की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। डेंसिटी बढ़ने से आवाज़ गुजरने की स्पीड में इजाफा हो जाता है। बस ये आपने यहाँ तक कर लेना है। एग्जाम्पल देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि जो है ठोस में आवाज़ की स्पीड हवा से 10 गुना ज़्यादा होती है, इसके अलावा 15 गुना ज़्यादा होती है। और माए में उसकी 5 गुना हवा से ज़्यादा होती है। तो डेट्स इट, ये काफ़ी है। आगे ये एक्सपेरिमेंट है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। अभी हमने पीछे लैटिट्यूडनल वेव्स पढ़ा था तो ये दोबारा आ गया है साउंड के हिसाब से। तो ऐसी वेव्स जिन में मीडियम के ज़रात वेव की सीमत के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल साथ साथ। ये वही चीज़ पिछले चैप्टर वाली रिपीट हो गई है, वो अगर वो भी लिख देते हैं तो ये भी ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। तो अगेन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए। अगर आप जब इसको लाइक करते हैं ना तो और बहुत से स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जाती है, यूट्यूब भेजता है, तो दूसरे बच्चों की भी हेल्प करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव की एक शक्ल है, ठीक है। कम से कम 3 वजूहत बताएं, ठीक है। अब पहली वजह यह है कि ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जैसे खुशियात पाई जाती हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा लफ्स बिलफ्स ये लिखें, ठीक है ना। साउंड इंटरफेस की खुशियात का मुजाहरा करती है। इंटरफेरेंस भी वेव्स की एक खसूसियत है। आवाज़ एनर्जी को एक मीडियम से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाती है। तो इससे हमें पता चलता है ये वेव जो है वो एक क्या है, साउंड जो है वो वेव की एक शक्ल है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आगे सवाल है, हम जानते हैं कि वेव में रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, फ्रैक्शन रुझान पाए जाते हैं, तो क्या साउंड की खुशियात को यहाँ करती है? जी हाँ। तो ये आपने लिख देना है बस, जी हाँ, ये साउंड की खुशियात को यहाँ करती है। आगे है जी, साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस बुलंद और मंदम आवाज़ में फ़र्क पैदा करने की एक क्वालिटी है, बस, ठीक है, दैट्स इट। आगे इंटेंसिटी है, साउंड की सिमत के मुदन रखे हुए यूनिट एरिया से 20 सेकंड में होने वाली एनर्जी साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। अब लेट्स से कि आप देखें, आप सोचें खुद, आप जैसे बोलें, आप बोल रहे हैं तो आगे ऐसे परपेंडिकुलर कोई एक ऐसे बॉडी आ जाती है तो हमारी साउंड जब उसे टकराती है तो उसमें उसके पास यूनिट एरिया में एनर्जी कन्वर्ट करती है, ठीक है। इस चीज़ को इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो
इंटेंसिटी की 60 यूनिट भी आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है। आगे जी आवाज़ लोडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान क्या तल्लक है। ठीक है। तो ये आप इसका लोडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग आई के, उसमें जो भी पर यूनिट एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। तो के यहाँ पे कांस्टेंट है, के लगाने से वो इसका ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म आप याद कर लें, अमूमन मैथमेटिकल फॉर्म भी आती है। आगे इसके हैं कि जी क्या वामिल हैं साउंड की लोडनेस में अनासिब पे साउंड की लोडनेस का इन्हिसार किन अवामी पर होता है। तो ये वामिल हैं आगे ये लिखने, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग जिसम का एरिया, वाइब्रेटिंग जिसम का वाइब्रेटिंग जिसम से फासला, यानी फासला कितना है। ये तीन उसकी मेजर चीज़ें हैं जो उस पर असर अंदाज होती हैं, ये याद करें। अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर चैनल पे ले आया हूँ। मैं आपको यही कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो एक तो जाए। वीडियो को लाइक करें, इसमें लाइव आएँ, लाइव भी मैं आके मैथमेटिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट आ रहा हूँ, ये देख लें आप। तो अब बढ़ते हैं अपने अगेन लेक्चर की तरफ। तो 11.9 आपको ये होपफुली ये समझ आ गया है। तो अब आगे चलते हैं, लोडनेस का यूनिट क्या होता है जो हम साउंड सुनते हैं, इसकी इंटेंसिटी के दूर शनाख्त करने के लिए लोगरिथमिक स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लोडनेस को इंटेंसिटी लेवल लेवल में पाया जाता है, इसका यूनिट बेल है। लोडनेस सुनने की हालत पर इंसार करती है, इसका कोई ख़ास यूनिट नहीं। ठीक है। ये बच्चों आप इसको प्रिपेयर करें, या साल आते भी हैं एग्ज़ाम में छोटे छोटे ये सवालात, आप इसके साथ साथ स्क्रीन शॉट बनाते जाएँ और इसको याद करें। मैं आखिर में ये नोट सारे एक जगह पे रख भी दूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। आगे जी फ्रिक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटिंग मोशन करते हुए जिसम की एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना। एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन जाती है ना, एक वाइब्रेशन होती है कि उसका एक साइकिल मुकम्मल होता है, तो इस एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन जाएंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पिच क्या होती है, पिच साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम भारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आप करें। फ्रिक्वेंसी और पिच का तल्लक किस तरह से है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्वेंसी पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि पिच फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आगे साउंड का एम्पलीट्यूड तब्दील करने से लोडनेस पर क्या असर पड़ता है जी। वाइब्रेटिंग जिसम का एम्पलीट्यूड बढ़ने से लोडनेस भी बढ़ जाती है। तो ये भी करें, ये भी इजी है क्वेश्चन। होपफुली आपको सारा समझ आ रहा है। आप 11.13 नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रिक्वेंसी की पिच बढ़ा दी जाए तो जज़ैल में क्या तब्दीली होगी। अगर फ्रिक्वेंसी की पिच बढ़ जाए तो अगर साउंड की पिच बढ़ जाए तो क्या फ़र्क होगा। आपको पता है पिच फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी बढ़ेगी। ठीक है। वेव लेंथ क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, और ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं। तो ये इसके हिसाब से है, अगर पिच बढ़ने के हिसाब से ये क्वेश्चन है तो ये वैसे नहीं है, उसको हिसाब से याद करना है। क्या होगा, आवाज़ की पिच में इजाफे से फ्रिक्वेंसी में इजाफा होता है। आवाज़ की पिच बढ़ने से वेव लेंथ कम होती है। ठीक है। पिच बढ़ाने से वेव लेंथ उसकी कम होगी। ठीक है ना। वेव लेंथ क्या होती है, एक जो दूर दूर होगी, अगर एक वेव की उसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो उसकी वेव लेंथ भी कम होगी। तो अगर पिच ज़्यादा होगी बढ़ने से वेव लेंथ कम होती है। वेलोसिटी क्या होगा, वेव की वेलोसिटी एक जैसी रहती है, वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेव का एम्पलीट्यूड तब्दील नहीं होता। ये दो चीज़ें तब्दील नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वेव लेंथ कम होती है। ये बच्चों थोड़ा सा इसको देखना है। वैसे तो ये इसकी डायग्राम बना के ये समझाया जाए तो ज़्यादा है। अभी ये है कि इसको प्रिपेयर करें। जो मेरे लेक्चर हैं जहाँ पे मैंने थोड़े से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस पे आप जाके तो ये देख भी सकते हैं, थोड़ी सी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग इसकी पिच के हवाले से कर सकते हैं। अभी आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें, इसको समझें। आप इसकी छोटी मोटी वीडियो भी खोल सकते हैं कि यूट्यूब पे जाके आप देखें जी कि उसका ना क्या रिलेशन है बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच, उसका पिच बढ़ाने से किस किस चीज़ पे असर होता है, आपको वो सारी चीज़ें दिखा देगा। ठीक है। अगर एक इमारत के सामने फांसे पर खड़े हो ताली बजाएं तो ज़ोर से, तो थोड़ी देर बाद ताली बजाएं या ज़ोर से बोलें तो थोड़ी देर बाद आवाज़ हमें वापस मिलती है। तो गूंज, ये क्या होता है, जब हम किसी इमारत पहाड़ की, जवाब है कि पहाड़ की रिफ्लेक्टिंग सतह के करीब ताली बजाते हैं तो ऊंची साउंड में चलाते हैं तो साउंड थोड़ी देर बाद सुनने को हमें मिल जाती है। ये रिफ्लेक्शन है, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन वो पढ़ा है आपको। इको क्या होती है, इको ये साउंड की स्टॉप वॉच, ठीक है, फीता और प्लेन रिफ्लेक्टिंग दीवार के लिए मालूम किया जा सकता है। इको क्या होता है, यानी दीवार के इर्द गिर्द खड़े
ओ का तालियां बजाएं तो स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया जाए, तो इस तरह हमारे पास 10 तालियों की आवाज़ का वक्त मालूम होगा, यानी कि उसको देखें कि कितनी देर में वो वापस आ रही है, तो ये हो सकता है। ठीक है जी, आगे है जी इंसानी कान के लिए काफ़ी स्मार्ट साउंड कौन सी है, ये अक्सर बच्चों को याद होता है, 20 आर्ट से 20,000 आर्ट तक सुन सकते हैं। ठीक है, अब शोर वजाहत करें कि शोर के सेहत के लिए कैसे मुज़िर है। ठीक है ना, जो नाखुशगवार साउंड है जो इंसान और दूसरे जानदारों की सेहत के लिए मुज़िर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक और टॉपिक रह गया और हमारा चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। सवालाती सवाल हमारे ये पंजाब बोर्ड में भी नहीं आते, ये फेडरल में ज़्यादा आते हैं, तो इनको भी बार देख लें। और अब चलते हैं सूती निगबानी से क्या मुराद है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। सूती निगबानी क्या है कि क्या क्या होता है। सूती कहते हैं कि आपकी आवाज़ को सूती या साथ भी कहते हैं कि जी ठोस और मुआ सतह पर साउंड की रिफ्लेक्शन नुमाया और ज़्यादा रहती है, लचकदार। जैसे आपके घर के अंदर कालीन वगैरह हों तो वो कालीन और कपड़े और इस तरह के सोफ़े वगैरह जो इसके कवर वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ होती है ना उसके अंदर अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ गूंजती नहीं है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। तो ये बिल्कुल डेली लाइफ से है, जिसकी शोर कम, जिसकी वजह से क्या होता है कि शोर में कमी हो जाती है। ठीक है, इस बस ये 2 पॉइंट इसके याद कर लें, ये काफ़ी हैं सूती है साथ के। ठीक है, आगे है जी आखिरी सवाल है कि इल्म तब में, तब यानी कि हेल्थ में या इंसानी सेहत में किस तरह से अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है। आपको पता है मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस के लिए ये यूज़ होता है, और इसका क्या होता है मुज़ज़ा मुबावतों और रसोली वगैरह के लिए टकरा के क्या होता है कि उसकी रेज़ वापस आ जाती हैं, तो फिर सर डॉक्टर्स जो है उनको पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, अंदर किस तरह का कोई इशू है। ज़्यादा ताकतवर अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करने में जो है वो खून लोड़े का इलाज भी किया जाता है। तो यहाँ तक बच्चों ये 19 क्वेश्चन हैं, तो ये आप अगर करते हो तो पहले चैप्टर के 12 और ये 19। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये 60 या 65 क्वेश्चन आप याद कर लेते हो फिज़िक्स को, तो कोई वजह ही नहीं है कि आपका पूरा पेपर 60 क्वेश्चन जो है वो कवर ना हो। तो अब दूसरे चैप्टर के बाद हम फिर तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये जस्ट 12 मिनट की वीडियो है, इसको अगर आप बार बार चला के 2-3 दफ़ा भी देखते हैं, साथ आप उसको याद करते रहते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप पास ना हों। इसके बाद हम पूरी बुक का 70 या 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, ऑफर दी बेस्ट। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसके साथ आप मेरे लिए भी दुआ करें, और मैं भी आपके लिए यही दिली दुआ हूँ कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला कोई बच्चा नाकाम ना हो, आप सब लोग कामयाब हों। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अपने लिए भी आप अमीन लिखें सारे, और अमीन लिख के नीचे कमेंट्स करें। आपको पता नहीं क्या इशू होता है कि 100, 200, 500, 1000 बच्चा भी देख रहा होता है, तो ना तो कोई लाइक करता है, ना ही उसको कोई आगे प्रमोट करता है। ऐसा ना किया करें, आप ज़रूर इस पर थोड़ी बहुत इनपुट दिया करें ताकि बाकी बच्चों तक भी जाए।